हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BCS मैथ्स क्लासेस में और मैथ्स बिहार में। चलिए आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 के अंतर्गत जो सबसे अवेटेड टॉपिक था बीजगणित विधि, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है, आज हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बीजगणित विधि है क्या। आप सिंपली ये बात समझिए कि जो रैखिक समीकरण विलोपन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं अगर संभल सकता है, ज्यादा हार्ड देखने में है, थोड़ा सा बड़ा भारी भरकम है, वह यहाँ के लचीला हो जाता है। यानी इस विधि के द्वारा हम किसी भी प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म को बना सकते हैं। हल हो ना हो कोई बात नहीं, बट हम वहां पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म होता है तो हमारे पास किस प्रकार का होता है, ठीक है। वो होता है इस प्रकार के a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 0। इस प्रकार का हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं देखूं तो ऐसा रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 6 0, 3x प्लस 4y माइनस 1 0, यहाँ प्लस भी आ सकता है। इसकी तुलना जब करते हैं, हम सीख चुके हैं, बट एक बार रिमाइंडर के तौर पे इसको देख लेते हैं। तुलना करने के बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 6, और इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 होगा 2, b1 होगा 3 और c1 हो जाएगा 6, a2 होगा 3, b2 होगा 4 और c2 हो जाएगा 8। तो इस तरह इसकी तुलना करके उसका वैल्यू बैठा कर देखते हैं, समझते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम इसको 1 मानते हैं और एक 2 मानते हैं। क्लियर? हम इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। अब यहां तो समझिए ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसको लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, समीकरण 1 को हम b2 से मल्टीप्लाई करते हैं और समीकरण 2 को b1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 गुने b2 तथा समीकरण 2 गुने b1 से, ये आप कर दीजिए। करने के बाद आपको एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा। क्या होगा देखिए, जब b2 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a1 b2x प्लस b1 b2x प्लस c1 b2 0, और 2 में जब b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा a2 b1x प्लस b2 b1x प्लस c2 b1 इक्वल टू 0। आप इसको 3 कंसीडर कीजिए, इसको 4 कंसीडर कीजिए। इतना से ही काम नहीं चलेगा। अब आप क्या करेंगे, 4 में 3 को घटा दीजिए। कैसे बनता है, कैसे काम करता है, मैं वो बता रहा हूं। समीकरण 4 घटाओ समीकरण 3 से कर दीजिए, और जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा a2 b1 माइनस a2 b2 a1 b2 इंटू एक्स, प्लस दीजिए, क्या आ जाएगा वो देखिए। b2 b1 एंड जब घटाएंगे तो ये जो पार्ट हमारा है ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये घटाने के बाद हमारे पास बचेगा ये, क्या बचेगा, c1 b2 माइनस c2 b1 इंटू कुछ नहीं, ये 0 ऐसा बनेगा।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जब माइनस करेंगे तो ये पार्ट भी बदलेगा। क्या होगा मैं बताता हूँ। प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे वाले सब प्लस माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस। अब आपको क्लियर होगा, इसका ये यहाँ लिखा और इसका यहाँ लिखा, ठीक है। और इसलिए हम x का वैल्यू लिखेंगे। अब समझिए क्या लिखेंगे, इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 c2 b1, ठीक है। और इस प्रकार से अगर जब हम निकालने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसको पहले इधर भेज दीजिए, ये माइनस में आ जाएगा c1 b2 c2 b1 बाय नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। सिंबल को चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा c2 b1 प्लस माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। x का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी x का वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं। और इसी तरह हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह y बराबर क्या निकल जाएगा, नीचे सेम रहेगा, ऊपर चेंज हो जाएगा। ऊपर होगा c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये y का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसको हम अरेंज करेंगे कैसे, ये समझने की चीज है। यहां पर आपको एक चीज समझना होगा, ठीक है, किसी को हम कैसे लिख सकते हैं, x और y के मानों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अगर आप a1 b1 c1 b2 जो भी है, अगर समीकरण तुलना करके मान निकाल लेते हैं और x के जगह पे ये और y के जगह पे रख के अगर बैठा देंगे तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक और इसमें ये है, देखिए कैसे लिखेंगे, x बटा बाई वाई और 1, तो 1 के जगह पर हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, x के जगह पे हो जाएगा c2 b1 माइनस c1 b2 और ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे लिखें या ऐसे, इसकी तुलना एक बार इसके साथ, इसकी तुलना एक बार इसके साथ कर देंगे और हमें मान मिल जाएगा। तो ये हुआ कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका, ठीक है। अब आप बात को समझिए कि हम इसको वर्किंग के रूल के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, ये समझने वाली थोड़ी बात हो जाएगी। और इसको हम जब याद करेंगे तो कैसे करेंगे, इस बात को देखिए। अगर हमें याद करना हो इसको, ये पूरे टर्म को, तो हम कैसे करेंगे, इस बात को x लिखिए, y लिखिए और 1 लिखिए, ठीक है। इधर आप b1 b2 दीजिए, यहां c1 और c2 दीजिए, यहां a1 और a2 दीजिए और यहां b1 b2 दीजिए। कुछ नहीं, ऐसे कीजिए,
और ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो तीर का निशान आप दो संख्या के बीच में देखेंगे वो गुना होगा, और गुना करके दूसरे के गुणनफल के साथ माइनस। कैसे? देखिए B1C2 माइनस C1B2। आई बात समझ में? क्या करना है? B1C2 माइनस ये वाला B2C1 या C1B2, x का होगा C1A2, यहां देखिए C2A1, बीच में माइनस होगा, A1B2 माइनस A2B1, बीच में माइनस होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग लर्न कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में क्या क्या चीज दिया है, लेकिन उसके वहां जाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इसके उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है। लेकिन एक चीज और हमें याद रखना है। याद क्या रखना है? हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा इधर से। हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहां पे काम आएगा कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या होगा? तो अद्वितीय हल होगा। दूसरा हमने सीखा था, सपोज दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो ये अनेक हल होंगे और परिमित रूप से अनेक हल, यहां ये भी काम आएगा। और तीसरा मैंने देखा था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये 3 भी इसमें काम आने वाला है। ठीक है, हमें उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। और थोड़ा सा ऊपर मैं दिखा देता हूं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, कॉर्नर में लिखा गया भाग, हाँ ये वाला A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो अद्वितीय हल हो जाएगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये अनेक हल हो जाएंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, कोई हल नहीं होंगे। तो बस गुणन मेथड का जो मेन चीज था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखिए। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम इसके एग्जाम्पल पर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 को पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14। चलिए उदाहरण को मैं पढ़ता हूं, क्योंकि है तो बड़ा, आप देख रहे होंगे, तो लिखना से समय की बर्बादी होगी, इसलिए मैं पढ़ता हूं, इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। दिया गया है, यानी हमें उम्मीद है कि हमने जो भी आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहाँ कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आएगा। बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और उसको बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि बंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के 2 टिकट और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। क्लियर हो गया? लागत मीन्स मूल्य, किराया। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपया है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलो यहां लिख लेंगे, है ना। क्या लिखना है? लिखेंगे कि माना कि बेंगलोर से मल्लेश्वरम का किराया
मल्लेश्वरम का किराया 100 रुपया। इसी प्रकार यशवंतपुर का किराया ले लेंगे, बेंगलुरु से यशवंतपुर का किराया, इसको हम लोग मान लेंगे 22 रुपया। और प्रश्न जो में जो दिया गया है, प्रश्न के शर्त से हम लोग चलेंगे। 2 टिकट हम लिए मल्लेश्वरम का और 3 टिकट यशवंतपुर का, तो टोटल किराया है 46 रुपया। ओके, और 3 टिकट लिए हैं कहाँ का, मल्लेश्वरम का, और 5 टिकट है यशवंतपुर का, तो टोटल किराया 74 रुपया है। यानी अगर इसको हम चाहें तो ऐसे तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, इसको इधर लाएंगे -46 0, और इसको भी लिख सकते हैं 3x प्लस y -74 0। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, बस गुणन मेथड से यूज करेंगे। समझिएगा कैसे, जो मैंने आपको बताया। आप x का वैल्यू याद कर लीजिए, y का वैल्यू याद करके वहां बैठा देंगे तो बन जाएगा, बट हमें बैठाने भी तो आना चाहिए। पहले हम x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, और फिर 1 लिखते हैं। हम इधर क्या लिखा था आपको याद होगा, हम इधर y वाले फैक्ट को लिखे थे, इसका तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ हमने क्या लिखा था, ये लिखा था c, यानी कि -46 -74, इसको लिखना है। फिर यहां पे जो हम लिखे हैं, यहां पे 2 और 3 अचर राशि जो है, इधर हम क्या लिखेंगे, तो 3 और 5, जो लास्ट में है वही फर्स्ट में भी है, 3 और 5। और मैंने बताया था कि पहले एक ऐसे रो देना है, ऐसे, ये दोनों आपस में गुना होगा, फिर ये गुना होगा, फिर ये गुना होगा, फिर ये गुना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स बाई लिखिए, 3 गुने -74 लिख लीजिए इस तरह से, 3 गुने -74, माइनस दीजिए बीच में, 5 गुने -46, ये एक्स हो गया, बराबर लिखिए y बाय -74 गुने 2, फिर घटाओ दीजिए, फिर लिखिए -46 गुने 3, 1 रखिए, 2 गुने 5, घटाओ 3 गुने 3, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों गुना होगा, कितना आएगा ये देखिए, ये आ जाएगा -222 प्लस 46 पंचे 230, इधर आ गया -74 गुने 2, -148 माइनस माइनस प्लस, इधर कहाँ गलती हुआ है, वो उल्टा हो गया। पहले ये आएगा -46 गुने 3 -74 गुने 2, ऐसा होगा। तो यह आएगा -138 और प्लस 148, इधर 1 बाई, ये गुना था 10, घटाओ 9। अब आपको सोल्व करना है, ये सोल्व करेंगे तो x/8, ये सोल्व करेंगे तो 10, और ये 1/1, ठीक है। एक बार इसको इसके साथ, यानी क्या x/8 इक्वल टू 1/1 ऐसे कर लेंगे, और दोबारा क्या करेंगे कि y/10 इक्वल टू 1/1, तो x इंटू 1, x 8 आ गया, और y इक्वल टू 10 आ गया। तो क्लियर हो गया कि मल्लेश्वरम का किराया हो गया 100 रुपये, नीचे लिखिए। अतः मल्लेश्वरम का किराया बंगलुरु से 100 रुपया था, यानी 8 रुपये, और यशवंतपुर का किराया ये था 22 रुपया, यानी 10 रुपये।
तो ये सवाल ऐसे बनेंगे, थोड़ा सा ऊपर करना है इसको। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर बट बोलो हमारे पास दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, ठीक ना। तो याद है उसका दो ही उपाय है, एक या तो आप x इक्वल टू उसका वैल्यू याद कर लीजिए और एक y का, और नहीं तो फिर ऐसे बनाने आपको आना चाहिए, बार बार 2 बार 3 बार इसको देखिए। हालांकि ये कुछ नहीं, समझने की चीज है। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इधर का जो अचर पद है उसको शामिल कर लेंगे, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप का हमें आना चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप का आना चाहिए। उसके बाद हम x y1 लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं b1 और b2, यहाँ भी लिखते हैं b1 और b2। याद रखिएगा शुरू में, ध्यान देना इधर कैमरा में, शुरू में हम लोग b1 b2 देंगे, यहाँ भी b1 और b2 देंगे। बाकी बचे दो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अचर पद वाला, क्या लिखेंगे, अचर पद का, यानी ये c1 c2, और यहाँ पे हम लिखेंगे a1 और a2। याद है, फिर सुनिए, b1 b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2। आया समझ में कि समझ में नहीं आया? आ गया होगा, समझ लीजिए फिर से। अगर समझ में नहीं आया तो क्या लिखना है, b1 b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2। ऐसे एक बार नीचे की तरफ तीर देना है, ऐसे पहले इसी का काम होगा, उसके बाद एक बार ऊपर की तरफ थोड़ा देना है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये दोनों को मल्टीप्लाई के बीच में माइनस का सिंबल देना है। क्लियर है? जो जैसा अंक रहेगा हम सेट करेंगे, सेट करने के बाद x का नीचे वो आएगा, ये 3 गुने माइनस 74 घटा 5 गुने माइनस 46 एक्स बाई y अपन आएगा माइनस 46 गुने 3 माइनस माइनस 74 गुने 2, ठीक है, इक्वल टू फिर 1 अपन आएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। एक बार x को 1 वाले के बराबर, एक बार y को 1 के साथ बराबर करके x और y हम निकाल लेंगे। बस इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे सभी प्रश्नों में जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि ये चैप्टर पूरा बीजगणित मेथड पर ही आधारित है तो बहुत आसान, लेकिन हल्का समझने की आवश्यकता है, विशेष कुछ नहीं। कैलकुलेशन अपने मन से करना है, आप जैसे करें, लेकिन प्रोसेस तो किताब का ही होगा। चलिए अब हम इसके आगे के सवाल को देखते हैं। ओके P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। चलिए तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 8, और ये है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां प्लस 8। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम a1 a2 ये सब निकालेंगे तुलना करने पर, इसलिए क्या हो जाएगा, a1 4 b1 इक्वल टू p c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 2 b2 हो जाएगा y वाला ये 2, और c2 हो जाएगा ये 2। अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त होता है, अद्वितीय हल के लिए शर्त हमें रट लेने की आवश्यकता है। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए k1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा होना चाहिए। यानी a1 हमारे पास 4 है, a2 2 है, नॉट इक्वल टू p, b1 हमारा p है और b2 हमारा 2 है, होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए। अब तिरछा गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, यानी 4 दूनी 8 नॉट इक्वल टू 2p, यानी 8/2 p नॉट इक्वल टू 4, ऐसा होना चाहिए। यानी 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। 4 नहीं होगा, 4 के अतिरिक्त, 4 इसका हल नहीं होगा, यानी 4 के अतिरिक्त कोई भी जो मान होगा p का उसके लिए का द्वितीय हल होगा। अतः लिखना है कि 4 के अतिरिक्त, क्या लिखना है, 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए,
P के प्रत्येक मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, लेकिन 4 के लिए नहीं होगा। इसमें बस इतना ही लिखना है और कुछ विशेष इसमें नहीं करना है। समझ में आई बात? दिए गए क्वेश्चन की तुलना किए हैं हम किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लिया है। शर्त तथा अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए p का मान, तो ये कंडीशन पे हमने इसको सेट किया, तो यहाँ आ गया p नॉट इक्वल टू 0, यानी 4 को छोड़कर p का जो भी मान होगा उसके लिए द्वितीय हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 16 की तरफ। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझिए, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। ओके, और इसलिए हम पहले a1 निकालेंगे, हमारा k होगा, b1 निकालेंगे 3 होगा, c1 माइनस k माइनस 3 हो जाएगा, a2 हमारा 12, b2 हमारा k और c2 हो गया माइनस k। क्लियर है? यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए समझिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये समझिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये इसका कंडीशन है। तो भाई इस पर जरा बैठा के देखो, k इक्वल टू 12 इक्वल टू 3 बाई k इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। कोई दिक्कत है यहां पर? कुछ भी नहीं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा नीचे वालों में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, एक बार इसको बराबर करते हैं, अतः k अपॉन 12 3 अपॉन k और एक बार k अपॉन 12 इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। ऐसा करते हैं, जब ये करेंगे k इंटू के स्क्वायर 36 और इसको जब करेंगे k इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 12k माइनस 36, ये हमारे पास आ जाता है k का वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा ये समझिएगा, k का मान अगर यहां पे हम निकालें तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये k आ गया हमारा 6 और यहां से अगर इसको निकालते हैं कहीं गलती हुआ है, 3 बाई एक बार ये और एक बार ये, ऐसा होगा, ऐसे 3k इंटू के माइनस 3 ऐसा होगा, ये आ गया 3k स्क्वायर माइनस 3k, ऐसा देख लीजिए, ये तो वही जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3k इक्वल टू 0 कैंसिल, k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 0। तो k का जो मान है जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा वो k इक्वल टू 6 है। क्या हो जाएगा,
0 नहीं होगा। इसका मेन आंसर है, यही समीकरण को संतुष्ट करेगा। वो परिमित रूप से अनेक हल होने के लिए k = 6 का होना जरूरी है और यही इसका आंसर है। तो ऐसे सवाल रहेंगे कि हमें उसके प्रतिबंध को देखना है, शर्त क्या दिया है, उसके आधार पे हम ये निकाल लेने के बाद फिर बैठाएंगे, उस पर उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके अनुसार हम उसका आंसर निकालेंगे। तो यही सवाल था, इसमें कुछ विशेष था नहीं। और अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.5 का कुछ क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इसमें ये भी 2 लेक्चर में आएगा, एक लेक्चर में थोड़ा लंबा हो जाता है और इसलिए हम इसको 2 लेक्चर में करने का सोचे हैं। तो इससे कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम पहले इस प्रश्न को देखते हैं। हम पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ के बता देते हैं क्या दिया है। दिया कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। 3 चीज पूछा है, बताना होगा आपको कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में अगर आपको तीनों में से अद्वितीय हल मिल जाता है तो उस स्थिति में आप उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे, उसका वैल्यू यानी एक्स वाई को निकालेंगे। बस यही सवाल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिया गया जो इक्वेशन है यही है, इसकी तुलना किससे करेंगे मैं बताता हूं। लिखेंगे दिया गया समीकरण की तुलना दिया गया समीकरण की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। चलिए भैया कर लेते हैं। इसका a1 हमारे पास मिल जाता है 1, b1 -3, c1 -3। दूसरे समीकरण में x वाला हो जाएगा a2, ये 3 है, ये हो जाएगा हमारा b2 -9 है, ये हो जाएगा हमारा c2 -2। अब हमें ये देखना है, हम इसको बैठाएंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या कहता है सवाल। पहले निकाल लीजिए, इसलिए a1/a2 1/3, b1/b2 -3/-9 कट के ये भी 1/3, और ये c1/c2 ये होता -3/2 यानी 3/2। क्या हमारे पास प्रतिबंध बना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये प्रतिबंध बनते हैं निकालने के बाद। और जब ऐसा निकलेगा तब आप बता सकते हैं ये क्या होगा, बताइए। इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। प्रतिबंध नंबर 3, अतः दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा, लिख के छोड़ देना है। अद्वितीय हल नहीं हुआ। अद्वितीय हल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। लेकिन आपको तीसरा प्रतिबंध मिल गया तो इसका कोई हल नहीं हो, और ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, ये समझिएगा। ये बना दिए। अब दूसरा लेते हैं, यहां भी लिखिए कि दिया गया समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। इससे तुलना इससे करेंगे, आप लिखें या ना लिखें, लेकिन तुलना करके वही निकालना है। पहले समीकरण में a1 b1 c1 निकलेगा, a1 2 है, b1 1 और c1 -5 है। दूसरे समीकरण से a2 हमारा 3 है, b2 2 है और c2 -8 है, निकल गया। अब हम एक एक करके निकालेंगे। a1/a2 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2 -5/-8। तो हम ये क्या देखें कि हमारे पास मिला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
ये दोनों देख लीजिए, और ऐसा मिला है। अतः दिया गया समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब होगा इसलिए लिखेंगे हम वज्र गुणन विधि से हल इसका निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था बहुत आसान से, ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या फंडा है अपनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम x लिखे, y लिखे और 1 लिखे। यहां बोला था मैंने कि b1 और b2 आपको लिखना है, और यहां भी आपको क्या लिखना है, b1 और b2। यहां पे c1 और c2 लिखना है, यानी -5 और -8। यहां पर आपको a1 और a2 लिखना है। रट लीजिए, इसका एक उपाय है, ऐसे क्रॉस कीजिए, फिर इसको ऊपर की तरफ, यहां नहीं है भैया, यहां है, यहां है, और हम एक्स बाई लिखेंगे। क्या, ये दोनों गुना करेंगे, 1 गुने -8 माइनस देंगे, 2 गुने -5, फिर बराबर का y लिखेंगे, -5 गुने 3, देखते जाइए, -8 गुने 2, ऐसे, और 1 का लिखेंगे 2 गुने 2, -3 गुने 1। अब सॉल्व कीजिए, बन जाएगा x बाई क्या होगा, -8 प्लस 10, ये y आएगा -15, और माइनस माइनस प्लस 16, 1, 4 घटाओ 3, क्या आ गए, x बाई 2, y बाई 1 और 1 बाई 1। अब x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1, और y बाई 1 इक्वल टू 1/1। सो x इक्वल टू 2 गुने 1 2, और y इक्वल टू 1/1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमने इसको बनाया, यानी समझने वाली बातें थी कि पहले दिए गए समीकरण की तुलना हम a1x, b1y और c1 के साथ करते हैं, फिर a2x, b2y और c2 के साथ करते हैं, और उसके बाद फिर हम इजीली इसको बना डालते हैं। कुछ खास नहीं है, यह सब निकल चुका है, और इसमें 2 सवाल और बचे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसके 2 सवाल को बनाकर इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। चलिए देखते हैं। हालांकि इसमें आपको दिया हुआ था ये बराबर इधर, हमने इसको इधर ले लिया, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, लिखना उसी तरह है जैसा मैंने पहले बताया कि दिया गया समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और इसलिए पहले समीकरण से a1 हमारा हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -5, c1 -20। दूसरे समीकरण से a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा -10, और c2 होगा -40। इसीलिए a1/a2 इक्वल टू 3/6 कटेगा 1/2, फिर b1/v2 -5/10 इक्वल टू 1/2, c1/c2 इक्वल टू -20/-40, ये भी 1/2। क्या मिल गया, मिला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये प्रतिबंध हमें मिलते हैं। अतः ऐसे प्रतिबंध जब मिलते थे तो उसमें क्या होता था पता है आपको, होना चाहिए मालूम, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अतः दिया गया समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह अपरिमित रूप से अनेक हल आ गए इसमें।
हम बीजगुणन मेथड वहीं लगाएंगे जिस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब जाए इसको देखते हैं। लिखिए, दिया गया समीकरण का तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, है ना, से करने पर क्या हो जाएगा? इसलिए a1 कहां से निकलेगा? पहले समीकरण से 1, b1 माइनस 3 और c1 माइनस 7। a2 कहां से आएगा? यहां से। b2 कहां से आएगा? माइनस 3 यहां से। और c2 कहां से आएगा? यहां से। और इसीलिए a1 अपॉन a2 हो गया 1/3, b1 अपॉन b2 हो गया -3/-3 1/1, और c1 अपॉन c2 हो गया -7/-15। बस संबंध कुछ मिला है? मिला है। देखिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये प्रतिबंध इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। अब आगे लिखिए, सॉल्व करने के लिए बीजगुणन मेथड, बीजगुणन विधि से, क्योंकि उसी से बनाना है। चलिए बनाते हैं। क्या है? पहले हम लोग x लिखते हैं, y लिखते हैं 1, यहाँ b1 b2 लिखते हैं, तो यहाँ -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3। फिर c1 c2 लिखते हैं, कितना? -7 -15। फिर 1 a1 a2 लिखते हैं, 1 और 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा, और इसको फिर ऐसा, और इसको ऐसा कर लेंगे। x अपॉन लिखना है -3 इंटू -15, फिर -3 इंटू -7, y अपॉन -7 इंटू 3 -15 इंटू 1, ऐसा। और 1 अपॉन 1 इंटू -3 -3 इंटू -3। चलिए करते हैं। x अपॉन 15 तिया 45 और ये -21, y सतिया 21 -21 प्लस 15, 1 अपॉन -3 प्लस 9। x अपॉन क्या आएगा? यह आ जाएगा 24, y अपॉन 6 और 1 अपॉन 6। अब क्या करेंगे समझिएगा, x अपॉन 20/4 इक्वल टू 1/6 और y अपॉन 6 इक्वल टू 1/6। जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? x इंटू 6 24, और इसमें क्या मिलेगा? y इंटू 6 इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 24/6, और ये हमको मिल गया y इक्वल टू 6/6, कटेगा 1, ये कटेगा 4, इसीलिए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। ये हमारे आंसर फाइनली आ गया। तो इस तरह के सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं, बीजगुणन मेथड का जो सवाल है, समीकरण सॉल्व करने का तरीका फाइनली यही है। आप इसको सरसरी निगाह से देखें, तो जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी ये भी कुछ नहीं है, बस नाम भले इसका दे रखा वज्र, लेकिन ऐसा है ये नहीं, एकदम सॉफ्ट है। बशर्ते आपको ये बनाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आप इसको देखते हैं, समझते हैं, तो कोई इसमें किंतु परंतु आपको नहीं दिखेगा। हमने बड़ा आसान तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद है इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत प्यारा सा एक्सरसाइज है। इसमें हम लेक्चर 1 के तौर पे इसको रखते हैं। बाकी जो सवाल बचे इस प्रश्नावली के 3.15 के, वो अगले वीडियो में आएगा और उसमें तो पूरा खत्म ही कर देंगे, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं
एक नए उमंग के साथ इस अगले वीडियो में देखते रहिए मैथ्स बिहार। धन्यवाद।